स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। ओगी टीम के द्वारा इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। वेबिनार श्रृंखला का दूसरा वेबिनार है, जिसका शीर्षक है कचरा प्रबंधन। हम लोगों ने अपने पहले वेबिनार में ये समझा कि अगर हमें स्वावलंबी बनना है तो हमें प्रकृति से सीखना होगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप में स्वावलंबी होती है। और कैसे हम 6 जो आर थे हमें बताए गए थे, रीयूज, डिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेनिश, रेज योर वॉइस, इनके सहारे से हम कैसे अपने कचरे को कम कर सकते हैं। कचरा एक ऐसी समस्या है जहाँ कोई गांव, कोई शहर आज उससे अछूता नहीं रह गया है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति में कचरा जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। जो एक जीव के लिए व्यर्थ है वो दूसरे जीव का भोजन होता है। हम मनुष्य जो इतने बुद्धिजीवी हैं, हमारे लिए जो व्यर्थ होता है वो हम इस तरह से फेंकते हैं कि वो किसी के काम नहीं आ पाता और कचरे के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ये कचरे के पहाड़ आप शहरों के आसपास देख सकते हो। इस कचरे के पहाड़ों से वहाँ की हवा, वहाँ का पानी और यहाँ तक कि जमीन खराब हो जाती है। उस जमीन में उगाई गई सब्जियां हम लोग खरीद कर खाते हैं। कहने का अर्थ है हमारी हवा, हमारे पानी और भोजन के द्वारा वो सब कचरा हमारे शरीर में जा रहा है। आज इस चीज के बहुत सारे प्रमाण आप देख सकते हैं। अगर हमें इन कचरे से हमें अपने आप को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, आज यही चर्चा का विषय है। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारे आगे के कार्यक्रम का संचालन और हमारे विशेषज्ञों से आप लोगों का परिचय हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनी लाल जी करेंगे। रतन मनी लाल जी एक जाने माने जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ और दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार संपादन, समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, संपादकीय विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन, सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे देश के कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं। कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं तथा टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बार फिर इस बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं रतन मणि लाल आप सबका इस अपनी तरह के पहले और अनूठे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस श्रृंखला के दूसरे वेबिनार में हमारे साथ इस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं और हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम को देश भर में तमाम सारे लोग स्वैच्छिक रूप से ज्वाइन करते हैं, देखते हैं और जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस दूसरे वेबिनार का विषय है कचरा प्रबंधन। और इस समस्या से तो हम सभी परिचित हैं और आज हम दो विशिष्ट वक्ताओं से ये जानेंगे
कि इस समस्या का संभावित हल क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम की पहली वक्ता सुश्री जिज्ञासा शारदा मिलिंद हैं। जिज्ञासा जी आकार मुंबई की प्रमुख हैं और उनके नेतृत्व में समाज पर हाशिए में रह रहे तमाम सारे सफाई कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने के कई कार्यक्रम संचालित होते हैं। उनकी शिक्षा निर्मल निकेतन और मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई और जिज्ञासा जी अलीबाग और कोल्हापुर में विशेष रूप से सक्रिय हैं। अलीबाग में वर्ष 2017-18 में उन्होंने नशा मुक्ति अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया था। जिज्ञासा जी, आपका स्वागत है कि आप इस वेबिनार से जुड़कर हमारे प्रतिभागियों को और हमारे देश भर के पार्टिसिपेंट्स को कचरा प्रबंधन से जुड़े हुए और सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी दें और बाद में इससे जुड़े हुए सवालों का भी जवाब दें। जिज्ञासा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूस मी। ये जो कचरा प्रबंधक है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना पढ़ा जाए, जितना काम किया जाए उतना कम है। एक छोटा सा काम करती हूँ, उतना बड़ा भी काम नहीं है हमारा। हमारे संस्था का नाम है आकार मुंबई, जो पिछले 25 सालों से हम कचरा चुनने वाली जो औरतें हैं और औरतों के साथ जो कचरा चुनने वाले पुरुष हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है कचरा चुनने का, वो सबसे ज़्यादा औरतों से शुरुआत होती है। तो हम औरतों के बारे में ही ज़्यादा काम करते हैं। आकार पिछले 25 सालों से जो काम कर रहा है वो अलग अलग जगहों पे, मतलब एक बांद्रा से लेके दहीसर का एक इलाका है जो हमारा है। हम ऐसे मानते हैं कि ये जो इलाके में जितने कचरा चुनने वाले औरतें हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं पिछले 25 सालों से। हम MCGM के साथ काम करते हैं। आकार की शुरुआत श्री मिलिंद आरंभेकर इन्होंने की थी। पिछले 2019 में उनका निधन हुआ है। उसके बाद मैं ये संचालक पद संभाल रही हूँ पिछले 3 सालों से। पिछले 25 सालों से हमने काम करते करते बहुत कुछ सीखा है। आकार इसके साथ काम करते वक्त हम बेघर जो है उनके साथ भी काम करते हैं। तो ये जो हमारी पूरी आकार की जर्नी है वो कहीं ना कहीं कचरे से शुरू हुई है और कचरे पे ही है। तो ये जो है, ये कचरे से बात करते करते हम कचरा कौन से टाइप का होता है या फिर कैसे कौन से चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। जैसे कीर्ति जी ने पहले बात किया था कि कचरा ऐसी चीज़ है जो हर एक जीव को खाने का एक साधन बन जाता है। तो हमारी कचरा चुनने वाली जो औरतें हैं उनके लिए ये खाने का एक खाना मिलने का एक व्यंजन बोल सकते हैं, जो आपके घर का सूखा कचरा है। पहली बात तो कचरे को एक इंट्रोडक्शन अगर हम दे तो हम बोल सकते हैं कि आपके घर से निकलने वाला किचन वेस्ट और ड्राई वेस्ट, हाँ, हम एक फिलोसॉफी के भाषा में बात करें तो एक वेट वेस्ट और एक ड्राई वेस्ट, और अभी एक जो अभी 2000 से निकला हुआ एक ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और एक हजरडस्ट, जो हजरडस्ट वेस्ट जो अभी अभी लोगों को समझ में आ रहा है, अभी तक नहीं समझा है। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ कचरा है जो प्रॉपरली हमारे घर से निकलता है। किचन वेस्ट ये एक ऐसी चीज है जो किचन वेस्ट पूरी तरह से हमारे किचन तक ही सीमित है। मतलब जो सब्जियां है, फले हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, जो हमारा रात का खाना कोई लोग फेंक देते हैं, वो सब खाना हम किचन वेस्ट बोल सकते हैं। हम ड्राई वेस्ट में 13 टाइप्स ऑफ ड्राई वेस्ट बोलते हैं। हम जब MCGM के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सेंटर्स है, तो हमारे पास 16 गाड़ियां हैं जो MCGM हर मॉर्निंग को घुमाती है। और हर एक सोसाइटी से, जैसे आपको पता होगा कि हर एक सोसाइटी से सूखा कचरे के लिए एक गाड़ी आती है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि गीला कचरा और सूखे कचरे के लिए दो दो अलग गाड़ियां आती है। बहुत बार लोगों को दिखता तो एक ग्रीन कलर का गाड़ी ही है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। 2 गाड़ियां आती है हर एक सोसाइटी में जो कलेक्शन मैन होती है सूखे कचरे के लिए। और सूखे कचरे के लिए हम सूखे कचरे में क्या लेते हैं, तो इजी वे में आपके घर का कागज, मतलब आपके घर में जो यूज हुआ कागज होगा, मेटल होगा, प्लास्टिक होगा। सबसे ज्यादा अगर हमें कुछ
अहमियत रखता है तो वो है प्लास्टिक। जो हम बोलते हैं कि हम प्लास्टिक से डरते हैं, बहुत हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का महत्व सबसे ज्यादा हुआ है। मतलब अगर हम बोले तो हम एक मॉर्निंग से लेके अगर रात को सोने तक हम प्लास्टिक यूज करते हैं। हमारा जो सवेरे उठने का ब्रश है वो भी प्लास्टिक का है। रात को सोने के लिए अगर हम जाते हैं तो अभी एक नया आदत हो चुका है कि हम मोबाइल प्लग करते हैं, तो मोबाइल प्लग की जो वायर है उसका जो ऊपर का आवरण है वो भी प्लास्टिक का है। तो हम प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं, पूरा एक 80% लाइफ हमारा एक प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। अभी बहुत सारी खाने की चीजें भी हम प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक में भी बनाना शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हम प्लास्टिक में 80% हम पूरी तरह से अटक चुके हैं। तो ये जो प्लास्टिक है जो आपके घर पे आता है वो कई दिनों बाद कचरा बन जाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम प्लास्टिक को कचरा बोलते हैं, लेकिन अगर एज अ आकार हम प्लास्टिक को कचरा नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा हर एक कचरा, जैसे मैंने बोला 13 टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो ड्राई वेस्ट है, अगर हम प्रॉपर वे में भेजते हैं, रिसाइकलिंग वे में भेजते हैं, तो वो रिसाइकल होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हम प्लास्टिक, जैसे हम पुराने, जब हम मैं छोटे थे तभी हम लोग रद्दी के पैसों से हम चॉकलेट खाते थे। तो रद्दी वाले को 10 रुपया किलो में हम बेच के आते थे, 10 रुपया मिलता था तो हम चॉकलेट खाते थे। तो अभी ये जो तभी का एक सिचुएशन था, लहसुन वाली आती थी जो हमें प्लास्टिक के बदले लहसुन देती थी। जो पुराना एक जरिया था प्लास्टिक कलेक्शन का, वो जरिया कहीं ना कहीं अभी ये नए जमाने में कहीं ना टूट गया है। नहीं, अभी भी स्लम में कहीं जगहों पे अभी भी मिलते हैं प्लास्टिक के, उतने नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो कचरा प्रबंधक है, तो उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम, जैसे वेट मैनेजमेंट है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेट मैनेजमेंट में हमें एक जरिया मिल जाता है। हमें लोग सिखा सकते हैं कि हम सूखा कचरा यहाँ पे ऐसे, गीला कचरा हम यहाँ पे डंप कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसके क्या प्रोसेस करना है, उससे कैसे खाद बनता है। लेकिन जैसे हम सूखे कचरे पे आते हैं, तो सूखे कचरे के लिए हमारे पास एक संस्था में हमारा जो सेंटर है वहाँ पे एक जैसे हमने नया ओपनिंग किया, तो हमने स्लम्स में जा जाके बताया था कि सर ये ड्राई वेस्ट है, ये वेट वेस्ट है। तो भी तीसरे दिन एक आदमी आया था कि मैम ये आलू के छिलके हैं और ये प्याज के छिलके हैं, तो ये तो सूखा कचरे में आने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो लोगों को अभी तक पता नहीं है। पर कई मामलों में गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है, वही पता नहीं है। इस वजह से बहुत सारी कचरे की समस्याएं आगे जाके निर्माण होगी। जैसे आज हम कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यही 5-6 साल अगर नहीं खुद को संभाल पाते कचरे के लिए, तो आगे जाके हमें 5 साल उसके लिए लड़ना होगा कि हम कचरे का क्या करें। तो शुरुआत हम कैसे करें, ये शुरुआत है हम खुद से करेंगे कि हमारे घर से निकलने वाला एक भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम कचरा ना बोलते हुए वो प्लास्टिक हम जो रिसाइकलर है हमारे नजदीक का, हम उसको दें। भंगार वाला भी प्लास्टिक लेता है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम ही रिसाइकलर है या जो भी है, लेकिन हमारे आसपास के जितने कबाड़ी वाले हैं उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो ये जो हमारे ड्राई वेस्ट का जो नजरिया है वो हमारा ऐसे नजरिया है कि 13 चीजों पे हम अगर फोकस रखते हैं तो हमारे पास जीरो वेस्ट का पूरी तरह से प्रॉपरली वे आउट होगा। हम अगर पिछले 25 सालों की जर्नी अगर सोचे, तो पिछले 25 सालों में जो हमने कचरा चुनने वाली औरतों के साथ काम करना शुरुआत किया था, तभी प्लास्टिक हमें 5 रुपए 10 रुपए के रेट से मिलता था। आज हमें वही प्लास्टिक का रेट हाई हो चुका है, मार्केट हाई हो चुका है प्लास्टिक के बारे में। लेकिन लोग कहीं ना कहीं सिर्फ प्लास्टिक पे ही फोकस किए जा रहे हैं कि हमें प्लास्टिक कम करना है, प्लास्टिक कम करना है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, अगर हम बोले कि अगर हमारा जहाँ पे कूड़ेदान है, अगर हम वहां पे अगर जाए तो हमें कांच की बोतल मिलती है, पुट्ठे मिलते हैं, हमें वहां पे एल्यूमिनियम मिलता है, लोखंड मिलता है, हजारडस्ट वेस्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम अगर कूड़ेदान में झुक के भी दिखेंगे तो हमें मिलते हैं वो चीजें। बहुत सारी सोसाइटीज अभी जीरो वेस्ट के लिए भाग रही है कि हमें जीरो वेस्ट होना है हमें। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉम्बे स्थित है, जो मुंबई में आपके सोसाइटी में आके जीरो वेस्ट के लिए आपको मदद कर सकती है।
लेकिन ये जो चीजें हैं वो हम खुद होके भी आगे होना चाहिए। हर बार कोई ऑर्गेनाइजेशन आके हमें समझाए, वो चीज हमें कहीं तो एक लिमिटेशंस में लाना चाहिए। कचरा प्रबंधक के नाम पे अगर हम बोले कि हम शुरुआत अगर अपने से करते हैं, तो मेरे घर से निकलने वाला कोई भी सूखा कचरा ये कचरा पेटी में नहीं जाएगा। अगर ये शुरुआत हम करते हैं तो अगले 5 सालों से हम कुछ अलग देखने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मेरे घर का उदाहरण दूं तो हमारे घर से प्लास्टिक नहीं निकलता है, हमारे घर से कागज नहीं निकलता है, हमारे घर से निकलेगा तो सिर्फ वेट निकलता है। वो भी हम सैग्रीगेशन करके उसका खाद बनाते हैं जो हम हमारे पौधों को यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हम हमारे से करते हैं, फिर हमारे आजू बाजू वाले लोग हमसे देख के करते हैं। आज हमारे जो बिल्डिंग के बच्चे हैं, सोसाइटी के बच्चे हैं, वो खुद से मेरे मेरे डस्टबिन में आके प्लास्टिक डालते हैं। सो ये सब चीजें बहुत अलग लेवल पे काम करती है। कीर्ति जी ने मुझे कई क्वेश्चंस दिए थे कि वो क्वेश्चंस कुछ 9 क्वेश्चंस थे जो मेरे पास अभी तक आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें सर? हाँ जिज्ञासा जी, पहले हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि क्वेश्चंस हम पैनलिस्ट से भी लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहले से आ गए हैं जो आपके पास पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो उन क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ सकती हैं, या आप कहें तो क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूं, आप जवाब दे दीजिए। श्योर चलेगा सर। ठीक है, तो जिज्ञासा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेजेंटेशन हमने सुना। और आपके लिए अभी तक 9 पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं। कुछ और क्वेश्चंस अभी लगातार आ रहे हैं जो हम इन सवालों के बाद आपके सामने रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बीएमसी में 80 से 90% तक सूखा और गीला कचरा प्रोसेस करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स से लाभ मिल सकता है? How to get 5% property tax benefits from BMC by processing 80 to 90% of wet and dry waste? आपका इस पर क्या जवाब है? ये हमारे संस्था का एक फेवरेट क्वेश्चन है। हम हर एक सोसाइटी में जाते हैं तो हमें ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि मैम अगर हम आपके साथ जुड़े और एक वेट वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो हमारा ये रिबेट मिल सकता है क्या? हाँ, इसमें सबका फायदा है ना। रिबेट मिलता है, बट रिबेट के लिए बीएमसी के भी कोई नियम है। उन्होंने वेट वेस्ट सैग्रीगेशन बोला है, मतलब कंपोस्टिंग बोला है, और ड्राई वेस्ट सैग्रीगेशन। जो भी जिसको आप ड्राई वेस्ट देते हैं वो ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए। और दूसरी चीज है वो वाटर हार्वेस्टिंग, जो आपका वाटर है उसको हार्वेस्टिंग का एक जो प्लांट आता है वो लगाना। ये जो कंपोनेंट है ये अगर आप क्लियर करते हो तो आपको 5% ऑफ रिबेट मिलता है। और ऐसी दो तीन सोसाइटीज है जिनको मिला है। तो ये चीजें सबसे मायने रखती है कि आपकी जो बीएमसी की जो नियमावली है, अगर आप उनके साथ जुड़ते हो बीएमसी के नियमावली के साथ और आप वो क्लियर करते हो तो आपको 5% रिबेट मिलता है। सिर्फ कचरा क्लियर करने से नहीं मिलता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड I think the panelist the participant who had asked this question must have got some clarity from Jigyasa on this question. The next question जिज्ञासा जी आपके लिए है कि डेली बेसिस पे जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसको अपनी खेती में दोबारा इस्तेमाल करना है। How to decrease the daily basis waste and which we reuse in our farming? मुझे लगता है इसका अर्थ ये है कि जो डेली बेसिस पे हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, क्योंकि उसे हमें अपने फार्मिंग में यूज करना है। फार्मिंग में पता नहीं उतना यूज हो या ना हो, इस पे आपके क्या विचार हैं? जैसे मैंने बोला कि वेट वेस्ट ऐसा है जो किचन वेस्ट से आता है जिससे खाद बनता है। पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है कि लोग वेट वेस्ट में काम कर रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज है जिसमें वेट वेस्ट के अलग अलग मशीनरीज लगे हुए हैं और वो उनका जो खाद है वो उनके गार्डन फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो खुद के कौन से फार्मिंग के लिए बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि
मुझे भी वेट वेस्ट के बारे में सर इतना पता नहीं है। मैं ड्राई वेस्ट के लिए लिमिटेशंस में हूँ, बट हाँ मुझे इतना पता है कि वो जो खाद है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे जो भी प्लांट रूट्स है उसको हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो हमारे किचन से निकला हुआ वेट वेस्ट है। दूसरी चीज है, ये जो पूछा गया है कि इन आवर फार्मिंग, तो ड्राई वेस्ट तो हम हमारे खेत में यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्लास्टिक की अलग अलग चीजें बनती है जो हम हमारे खेत में यूज कर सकते हैं, वो अलग चीजें हैं। कि बहुत से जन अभी एक रत्नागिरी जो है चिपलून पट्टा है, उसमें महेश जी थे, उन्होंने अपने आंगन में प्लास्टिक लगा के रखा था। प्लास्टिक की बॉटल्स लाइन में लगा के रखी थी, फिर वो पानी का प्रेशर उन्होंने मैनेज करके रखा था। जो वो प्लास्टिक की पाइप डालने से अच्छा उन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स के पाइप बना दिए थे। तो ऐसे कुछ क्रिएटिव करके हम वो फार्मिंग में ड्राई वेस्ट यूज कर सकते हैं। वेट वेस्ट तो वैसे ही यूज हो सकता है फार्मिंग में, तो इसका भी आंसर यस ही होगा, क्योंकि ये जो है ये हम कितपत हम खुद में उतर के ये काम करते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक नेक्स्ट सवाल है जो थोड़ा सा अलग डायमेंशन को टच करता है। वी वेस्ट वाटर एंड सनलाइट एंड अबव ऑल टैलेंट रिमेनिंग आइडल। मुझे लगता है ये पूछना चाहते हैं कि हम रोज पानी, सनलाइट वगैरह जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो वेस्ट होती है। और इसी प्रकार बहुत सारी जानकारी भी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, वो वेस्ट होता है। तो क्या कचरा प्रबंधन से कुछ इस तरह के भी संकेत मिल सकते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से कैसे बचाएं? सर इसका आंसर तो मुझे भी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैं अभी तक कचरे के लिए जो भी संशोधन हुए हैं वो हम अगर बोलेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस में यूज किए गए हैं, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बोला कि हम अगर प्लास्टिक की बात करें तो जो MLP है, मल्टी लेयर ऑफ प्लास्टिक, जो चॉकलेट के रैपर्स है, कुरकुरे के रैपर्स है, उसको सीमेंट में यूज कर रहे हैं, क्लोथ्स में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में हम डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाके ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें अगले 2-3 सालों में मिल सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सवाल है कि प्लास्टिक बैग्स पर रोक लगाने में अभी तक सरकार ने या किसी भी सरकार ने बहुत गंभीरता नहीं दिखाई है। क्या प्लास्टिक बैग्स पे रोक लगाने में सरकार जो कदम नहीं उठा पा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये क्वेश्चन हम हमसे ही पूछ ले तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि पिछले 25 सालों से, मतलब मेरी एज भी 25 है, तो पिछले 25 सालों से जो आकार काम कर रही है ये ड्राई वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट में, तो ये जो निकला है कि प्लास्टिक हम कम कर दे या जो भी, लेकिन हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहले से बोल रही हूँ, हमारे पे है कि हम पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डिपेंड है कि अगर मेरे जेब में सच्ची में थैली है क्या कपड़े का, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर हम सोच रहे कि गवर्नमेंट हर वक्त हम BMC को टोकते हैं, हर वक्त हम राज्य शासन और हर वक्त हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों बोले, हमसे शुरुआत करते हैं ना। हमारे पास एक थैली नहीं हो सकता है कपड़े का, अगर हमें बाहर सब्जी लेने जाना है तो हम बोल सकते हैं ना कि एक जेब में थैली लेके नहीं निकल सकते हैं क्या, नहीं निकलते हैं लोग। और इस वजह से फिर वो ट्रायंगल हो जाता है कि लोग ही बोलते हैं भैया जी दे दो थैली, तो भैया जी को तो रखनी है क्योंकि भैया जी को अपना काम चलाना है। ये चीजें हम हमसे निकल जब स्टार्ट करेंगे ना, तब हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। जो बीएमसी का रोल इसमें है, बीएमसी अपने दम पे बहुत सारी फाइन मार रही है, लाइसेंस होल्डर को फाइन है, बहुत सारी चीजें कर रही है। बट जब हम इंडिविजुअल लेवल पे हम जब उतरते हैं मार्केट में जाने के लिए या कहीं पे भी, लेकिन हम कभी खुद के पास कपड़े का थैली नहीं रखते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, जिनको आदत है वो अलग बात है, जिनको नहीं है उनको प्लास्टिक की थैली पे ही दिन चलाना है। तो वो सारी चीजें हैं जो हमें गवर्नमेंट बहुत सीरियस है प्लास्टिक को लेके। अगर नहीं होता तो शायद से जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे उतरी, उनको उन्होंने ओपन मार्केट रखा है, वहां पे कहीं पे आपको लिमिटेशंस नहीं है। हमें भी, अगर हम बांद्रा टू दहीसर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बांद्रा टू दहीसर ही काम करें, अगर हमें
कहीं और जगह पे काम करना है बम्बई में, तो हमें उन्होंने ओपन प्लेस रखा है कि आप कहीं पे भी जाके कचरे के बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं लिमिटेशंस है किसी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ये चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने खुद के हैंड से दी गई है, लेकिन लोग कितना यूज करते हैं, लोग कितना उसको 100% दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अभी कई बार हम बोलते हैं कि हमारा भी नया एक तकनीक निकला है, ब्लैक बैग्स में हम कचरा डालते हैं। ठीक है, तब तक वो ठीक था, लेकिन अभी एक नया स्टाइल आया है, वो बैग बांध के वो कचरा डंप होता है। तो वो कचरा कब खुलेगा? आपको तो सबको पता है कि प्लास्टिक ऐसा चीज है जो मिलियन ईयर पे डिस्पोज नहीं हो पाने वाला है। तो हम कितनी गलतियां हमसे करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता है। हर हर वक्त हम गवर्नमेंट को दोष देना कि आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ये वो चीजें बहुत अलग चीजें हैं। अगर नहीं करते तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा आप थैली लेके आए हो क्या, आपके पास कपड़े का थैली है क्या, नहीं है। तो उस टाइम पे हम भी अटक जाते हैं। जो 26 जुलाई हुआ, जब नाले साफ किए थे, तभी 2005 में नाले साफ हुए थे। उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा एमएलपी निकला था, जो हमारे ही घर से निकला था, हमारी गटरों से गटरें जाम हो चुकी थी, इसके लिए 26 जुलाई हुआ। अभी हर वक्त हम बीएमसी को दोष देंगे, हर वक्त हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत बात है। ओके, प्लास्टिक से जुड़े हुए दो सवाल और हैं। एक सवाल आपके लिस्ट में है और एक सवाल अभी हमारे पास चैट में आया है। पहला ये कि प्लास्टिक वेस्ट बीइंग accumulated अराउंड एग्रीकल्चरल लैंड, एनी सॉल्यूशन? खेती की जमीन पर प्लास्टिक वेस्ट एकत्र हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है? और दूसरा एक सवाल जो चैट पे आया है हमारे एक पार्टिसिपेंट द्वारा, कि क्या दूध के जो पैकेट हैं वो मिल्क डेयरी स्वयं वापस खरीद नहीं सकती है? तो पहला, एग्रीकल्चरल लैंड में प्लास्टिक का अकोमुलेशन, और दूसरा, मिल्क डेयरी प्लास्टिक के दूध के बैग खुद ही वापस क्यों नहीं ले सकती? ये दो सवाल हैं, इनका क्विकली जवाब दीजिए। प्लास्टिक का जो एग्रीकल्चर लैंड में, उसका जवाब है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम स्वयं उधर वहां पे जो काम चल रहा है, अभी हम अगर सोचे कि बॉम्बे जैसी जगह पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अगर गांव में जाए तो गांव में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो वहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे जुड़कर ये चीज का हल निकाल सकते हैं हम। दूसरा चीज था कि सूखे कचरे से जैविक खाद, राइट? मिल्क डेयरी, अच्छा, मिल्क डेयरी। ये मामले में तो हमने बात किया था, पिछले कई सालों से हमें बात चल रहा है, लेकिन ये जो मिल्क पाउचेस है वो रिसाइकल वेंडर्स को हम देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस वजह से कुछ मिल्क प्रोडक्शन लेगा नहीं लेगा इस बारे में मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि सूखे कचरे से जैविक खाद कैसे बनाई जाए, और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति इंडिविजुअल एफर्ट क्या हो सकता है? सूखे कचरे से जैविक खाद, इसका क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है इनको बोलना है कि गीले कचरे से जैविक खाद। शायद से लिखते हुए कुछ मिसमैच हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पढ़ के मैंने भी गूगल ट्राई किया था कि कुछ गलतियां कुछ मुझसे नहीं हुई है ना। तो सूखा कचरा और गीला कचरा ये अलग है, जैसे मैंने बोला है पहले से। तो हमें कंटेनर्स चाहिए, फिर वो उसमें जो प्रोडक्ट्स होता है वो चाहिए, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो अगर जैविक खाद बनाना है तो उसके लिए एक अलग अलग संस्थाएं वेट मैनेजमेंट पे लिए काम करती है, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। ओके, और एक और सवाल है कि इंडिविजुअल एफर्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि मैं अपनी ओर से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ? यानी कि अपनी ओर से मैं अपने घर या अपने द्वारा पैदा किए गए कचरे का मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल एफर्ट की कुछ टिप्स आपसे चाहते हैं, अगर आप बताएं तो। जैसे मैंने पहले वक्त से बोला है कि इंडिविजुअली काम करना इस चीज पे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो ऐसी है कि जहाँ पे हम अगर इंडिविजुअली काम करते हैं तो ही ये कम हो सकता है।
तो इंडिविजुअल लेवल पे काम करने के लिए अगर हम बांद्रा टू दहिसर स्थित आकार मुंबई है, वैसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई बेस्ड है, तो हम इस आकार मुंबई जुड़ी हुई है बॉटल फॉर चेंज बिस्लरी के साथ और यूएनडीपी के साथ। तो यहाँ पे बॉटल फॉर चेंज ने एक ऑप्शन दिया है जो हमें क्लीन प्लास्टिक का, तो आपके घर का जो क्लीन प्लास्टिक है वो बॉटल फॉर चेंज खुद आपके आप से लेके जाता है, आपकी सोसाइटी से लेके जाता है, और वो डोनेशन स्वरूप रहता है जो आकार के पास आता है। बॉटल फॉर चेंज की गाड़ी आपके डोर स्टेप पे आती है, आपसे कलेक्शन करती है। उसका प्ले स्टोर में ऐप भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो। आप अगर गोरेगांव से, जोगेश्वरी से लेके अगर आप दहिसर तक रहते हो तो आप ये ऐप में आकार मुंबई को ढूंढ सकते हो। अगर आप उसके आगे रहते हो तो अलग अलग संस्थाएं एज ए एजेंट करके बॉटल फॉर चेंज से जुड़ी हुई है, जो बिहेवियर चेंज के लिए काम करता है लोगों के। दूसरी चीज है, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पर बोले तो ये प्लास्टिक के लिए बॉटल फॉर चेंज है। अगर हम अलग चीजों के लिए, जैसे हम बोले कि हमारे पास कागज जमा है, ये जमा है, वो जमा है, उसके लिए आकार खुद की गाड़ी भेजता है। अगर आपके पास उतना कलेक्शन होगा तो हम पूरी सोसाइटी इनरोल करने की कोशिश करते हैं और आकार आपके पास से वो सूखा कचरा उठाता है। जिज्ञासा जी, बस 2 सवाल और हैं, उसके बाद हम दूसरे सेशन पे आएंगे। ये सवाल वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के श्री शंकर पाई जी की तरफ से है। उनका ये कहना है कि ई बुक और ऑडियो बुक अगर हम बना के उसका इस्तेमाल करें तो उससे हम कागज की बहुत सेविंग कर सकते हैं और कचरा प्रोडक्शन में रोक लगा सकते हैं। क्या इस बारे में आपके पास कोई सलाह या कोई नीति है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, जो ये क्वेश्चन है वो अभी हम अगर सोचे तो ये ई वेस्ट बारे में बात हो रहा है, तो कागज अगर हम कम कर रहे हैं तो हम ई वेस्ट कहीं पे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक चीज हम घटा रहे हैं तो एक चीज हम बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ से बढ़ रहा है। कागज तो पहले से हम पहले से लोग बोलते हैं सेव द पेज, ये जो चीजें वो पहले बहुत सालों से हम पीछे पड़े हैं कि नहीं यूज करने हैं कागज। लेकिन उतनी अभी लोक सत्ता अगर हम पेपर लेते हैं तो पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोक सत्ता महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ा जाता था जब कोविड नहीं था। लेकिन अभी के कारण कोविड की वजह से बहुत जन ने ई बुक का इस्तेमाल किया है। जो लोक सत्ता बहुत से ई लोक सत्ता पढ़ते हैं, ई मटा पढ़ते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। ऐसे हम नहीं बोल सकते। लेकिन ई वेस्ट का फिर क्या करें? ई वेस्ट के लिए फिर काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी कर चुकी है। आकर ऑलरेडी इनरोल है कंपनी के साथ, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोई ना कोई घटा के कुछ ना कुछ बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम कैसे कुछ ना कुछ कम करके दोनों को संयमित रख के काम करेंगे तो ही ये कचरा हम कम कर सकते हैं। जिज्ञासा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने अपनी बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही आसानी से समझे जाने वाले तरीके से बताई है। और हम सब इस बात को समझते हैं कि कचरा प्रबंधन हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। और कचरा प्रबंधन एक कोई बहुत बड़ी संस्था का काम नहीं है, ये एक इंडिविजुअल द्वारा शुरू किए जाने वाला काम है, जिसे हम सब अपने घर में अपने चारों तरफ रोज इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करे तो कचरा प्रबंधन का उतना बड़ा प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं कि उसको संस्थागत तरीके से निपटाने की जरूरत पड़े। जिज्ञासा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर प्रेजेंस, एंड आई एम श्योर कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को उनके प्रश्नों का और उनके जो भी सवाल थे उनका जवाब आपसे मिला होगा। आपके काम के लिए हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वेबिनार के बाकी हिस्से में भी हमसे जुड़ी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। अब हम अपने इस वेबिनार के दूसरे हिस्से में अपने दूसरे स्पीकर, अपनी दूसरी वक्ता का स्वागत करते हैं। हमारी दूसरी वक्ता है सुश्री अनुष्का कसबजे जी। अनुष्का जी पर्यावरण विज्ञान की यानी एनवायरमेंटल साइंस की एक्सपर्ट हैं और वर्ष 1998 से वे ठोस कचरा मैनेजमेंट यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र यानी कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर,
हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट आदि विषयों पर क्लासेस लेती हैं, टीचिंग करती हैं और ट्रेनिंग भी देती हैं। उनका काम पूरे देश में कई जगह होता रहता है और वे अभी महाराष्ट्र के पुणे शहर में ठोस कचरा प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। उन्हें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019-20 में स्वच्छता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर कुछ अपनी बात कहें और अपने इस विषय पर लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके बारे में भी बताएं और उसके बाद हम सवालों का भी जवाब आपसे लेंगे। अनुष्का जी, आपका स्वागत है और हम आपके प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आके अपना विषय रखने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसलिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के मेरे जो कचरा प्रबंधन के जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे पैनलिस्ट के थ्रू जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स उसी में देने की मैंने कोशिश की है। जी, बिल्कुल, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें मैंने यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में ये दिखाने की कोशिश की है कि हम अपने स्तर पे पहले कैसे शुरुआत कर सकते हैं अपने घर में कचरा प्रबंधन की, उसके बाद हम अपने सोसाइटी में और उसके बाद अपने शहर में हम लोग कैसे कम्युनिटी लेवल तक चेंज हो जाता है और कचरे का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये क्या है हमारा एक्चुअली, ये जो हमारा नॉर्मल चित्र जब हम लोग रास्ते पे जब बाहर निकलते हैं तब देखते हैं और हम उसको अनदेखा करके निकल जाते हैं। ये चित्र बहुत कॉमन है हमारे भारत देश में। तो इसका हम लोग ये सोचते हैं चलो ये हमारे घर में नहीं है, क्योंकि ये हमारा एटीट्यूड बन गया है निम्बी, NIMBY, नॉट इन माई बैकयार्ड। मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर से कचरा निकल गया तो मुझे पता नहीं उसके बारे में होता क्या है। अभी ये जो चित्र है इसकी वजह क्या है, तो उसकी सबसे पहली वजह है ये चित्र ऐसे दिखता है क्योंकि हम घर में कचरे का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से ये कचरे के ढेर रास्ते पे पड़े रहते हैं। तो कहाँ से आता है ये सारा कचरा? तो हमारे घर से आता है, शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस से आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आता है, पार्किंग लॉट्स, ग्राउंड्स, जॉगिंग ट्रैक्स, वहां से आता है। और उसमें कौन से टाइप का कचरा आता है जो जैव विघटनशील होता है और जो जैव विघटनशील नहीं है वैसे टाइप का नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसमें बहुत सारा कचरा जो है वो रिसाइक्लेबल होता है और बाकी सा नॉन रिसाइक्लेबल। कंबस्टेबल कचरा मतलब होता है कि जिसके जलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा भी कचरा जैसे लेदर है, कार्डबोर्ड है, फिर अपना प्लास्टिक भी है। तो इस तरीके का जो कचरा है उससे काफी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका यूटिलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज में। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, जो बल्कि वेस्ट है जैसे फर्नीचर वगैरह, और आज के कोविड के इसमें जो बढ़ रहा है हमारा वो है ई वेस्ट। और उसके सारे बहुत सारे इफेक्ट्स हमें समझ में आते हैं कि हमें ही उसका प्रॉब्लम होता है, जैसे फ्लाइज है, मस्किटोज है, बहुत सारी बीमारियां उससे फैल रही है। और पर्यावरण पे जो परिणाम हो रहा है वो तो बहुत ही अलग है, जैसे कचरा जलाया दिया जाता है, एयर पोल्यूशन है, फिर उसकी वजह से ये कचरा पानी में चला जाता है तो वाटर पोल्यूशन होता है, जमीन में चला जाता है तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो अभी उसका करे क्या? अगर पूरे इंडिया की, हमारे देश की बात करें तो पूरे साल में हमारे देश में 62 मिलियन टन कचरा जमा होता है और उसमें से सिर्फ 43 मिलियन टन कलेक्ट होता है। और उसके बाद जो कलेक्ट हुआ है उसका जो है ऑलमोस्ट 12 मिलियन टन जो है उसी के ऊपर प्रक्रिया की जाती है और बाकी ऑलमोस्ट 50%, दैट मीन्स 31 मिलियन टन पहुंच जाता है लैंडफिल्स में। तो ये चीज है क्या, क्यों होता है इतना बड़ा प्रॉब्लम? और जो हमने अभी जो चित्र देखा वो 19 मिलियन टन ऐसे ही रास्ते पे पड़ा रहता है। तो इसका कारण क्या है और इसके पीछे मतलब रीजन क्या है? अगर इसकी जानने की कोशिश करें तो पूरा ये जो दिख रहा है लैंडफिल, इसमें आप देख रहे हैं इसमें पूरे रास्ते बनाए गए हैं, मतलब इतना बड़ा कचरे के पहाड़ बन रहे हैं हमारे देश में। तो रोज का है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख मेट्रिक टन हम कचरा बना रहे हैं हमारे देश में और उसमें से सिर्फ 20% पे प्रोसेस होता है।
और बाकी 80% यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसका कारण यही है क्योंकि हम उसको ठीक तरीके से बाहर नहीं देते। मतलब क्या? तो हमें इस सोचना हमें खुद है कि हमें इस समस्या का समाधान की पार्ट बनना है कि या इसके प्रॉब्लम का हिस्सा बनना है। सो ऑब्वियसली एज हम लोग एक बहुत एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके लिए काम करने वाले लोगों के हिसाब से हम लोग सोचे तो हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में ही सोचेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? तो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की जैसे अभी जिज्ञासा मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो 3 R's तो सभी को पता है, बेसिक 3 R's के वेस्ट मैनेजमेंट के, कि रिड्यूस, पहले कचरे को कम करो, रीयूज करो, उसको रिसाइकिल करो। लेकिन सबसे बड़ा आर जो इंपॉर्टेंट होता है वो है रीथिंक। हम लोग घर में कचरे का डिब्बा हम लोग दिन में बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन वो सबसे निग्लेक्टेड पार्ट होता है। एक्चुअली देखा तो कचरा फेंक दिया, उसके बाद उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो कचरे को कभी प्यार से देखना चाहिए, तभी पता चलता है कि कचरा तो एक संज्ञा है जिसको हम एक ढांचे में बोल देते हैं कि ये कचरा है, बट उस कचरे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली कचरा नहीं है, वो रिसोर्सेस है जिससे हम कुछ नया बना सकते हैं। तो ये रीथिंक, आज से कोई भी चीज कचरे में डालने से पहले एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि सच में इसकी जरूरत है क्या कचरे के डिब्बे में जाने की। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने अगर आपका कचरे का डिब्बा देखा तो उसमें 60% जो है वो ऑलमोस्ट हमारा किचन वेस्ट है, और 20% जो चीजें हैं पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल जैसी जो रिसाइक्लेबल है। मतलब अगर 60% हम लोग ये गीला कचरा और ये रिसाइक्लेबल वेस्ट भी अगर अलग करें तो घर से बाहर जाने वाला 80% वेस्ट कम हो जाएगा एट द सोर्स, अपने घर से ही। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने पहले समस्या बताई 1.5 लाख मेट्रिक टन की, वो उसमें से 80% अपने घर से निकलने वाला ही बंद हो गया। तो भारत का चित्र बदलने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहली शुरुआत हमें हमसे ही करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि घर में 3 बीन सेग्रीगेशन की प्रैक्टिस शुरू करना, जिसमें एक है तो गीला कचरा, जिसमें आता है हमारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा। दूसरा है ड्राई वेस्ट, इसमें है पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। उसमें भी हम लोग रिसाइक्लेबल्स और नॉन रिसाइक्लेबल्स को अलग कर सकते हैं। और तीसरा जो अभी 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से अनिवार्य किया गया है, वो है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। उसमें आता है मेडिकल वेस्ट, हमारा सैनिटरी वेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स, मस्किटो रिपेलेंट्स। तो बेसिक इन 3 तरीके से तो अपने घर में हम लोग मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से उसको सेग्रीगेशन, उसका विलगीकरण करना बहुत जरूरी है। अभी विलगीकरण नहीं हो रहा है, इसकी वजह से लैंडफिलिंग में इतना कचरा पहुंच रहा है। अगर हम घर पे विलगीकरण करना शुरू करें तो लैंडफिल में जाने वाला 80% कचरा कम हो जाएगा और सिर्फ रिजेक्टेड मटेरियल लैंडफिल में पहुंचेगा। तो हमें भारत का चित्र यहां से यहां पे बदलना है, और इसकी सबसे पहली शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। तो बेसिक एथिक्स इसमें क्या है? तो जैसे सैनिटरी वेस्ट है, डायपर्स है, सैनिटरी नैपकिन्स है, उसको पेपर में रैप करके उसके ऊपर एक राउंड डॉट लगाना, रेड डॉट लगाना जरूरी है, ताकि उसको जो हैंडल करते हैं, उसको जब बाद में हम घर से बाहर जब जाते हैं तो उसको हैंडल करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को उसके बारे में पता चले कि उसमें है क्या। वैसे ही ब्रोकन ग्लास के बारे में, कांच अगर टूटी हुई है तो उसके बारे में उसके ऊपर कुछ ऐसा करे कि ताकि जो हैंडल करते हैं उनके हिसाब से उनको समझ में आ जाए। अभी सबसे पहली एक बेसिक टर्म है कि जो हम लोग बोलते हैं आज कचरे वाला नहीं आया। कचरे वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम हैं जो कचरा पैदा कर रहे हैं। वो जो कचरा लेने आते हैं वो है सफाई कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी जो हमारी हेल्प करने आते हैं। तो आज से उनके लिए हम लोग ये इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घर से बाहर जाने वाले कचरा एक तो विलगीकरण करके दे, और ये बेसिक एथिक्स अगर हम लोग करें तो कचरे के हैंडलिंग के, मतलब कचरा जब एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है तब उससे होने वाले जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। अभी घर में हम लोग कचरे का क्या कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि आपने अगर आपके घर का डस्टबिन आपने ठीक से देखा तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप घर में ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक बॉटल से आप इतनी छोटी जगह में एक वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। अनयूज टायर्स, उससे एक कॉर्नर बना सकते हैं अच्छे से, लैंडस्केपिंग के लिए उसका यूज अच्छे से हो सकता है। बर्ड फीडर्स बनाइए,
ताकि मतलब ये हो जाए, प्लांट्स के हिसाब से अपने ही घर में कुछ कर सकते हैं, को आप प्लांटर्स में बदल दे। तो इतनी सारी चीजें अगर आप छोटे छोटे घर में ही करना शुरू कर दें तो इसका काफी सारा घर से बाहर निकलने वाला वेस्ट कम हो जाता है। अभी प्लास्टिक वेस्ट जो हमने कहा कि जैसे जिज्ञासा मैडम ने भी कहा कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। रोज के रोज हमारे भारत देश में 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा किया जाता है और उसमें से 50% है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। और उसमें से 40% है वो रिमेन अनकलेक्टेड, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता तो उसको उठाता नहीं है कोई, और वही वो पड़ा रहता है रोड साइड्स पे, बाद में चला जाता है पानी में, रिवर्स में और ओशंस में, और उसकी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे घर के घर में अगर हम लोग देखें तो आज से अगर प्लास्टिक का हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कचरा किचन वेस्ट के बाद क्या है घर में? तो प्लास्टिक है। हमारी दिन की शुरुआत ही होती है प्लास्टिक से। ये मिल्क पैकेट के, नॉर्मली हम मिल्क पैकेट का ये कॉर्नर कट कर देते हैं, और वो कॉर्नर जो कटा हुआ है उसका कोई यूज नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आप समझ लीजिए हर एक घर से निकला हुआ ये मिल्क का पैकेट का कॉर्नर कितना बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा। मिल्क पैकेट तो रिसाइक्लेबल है, उसको उठाया जाएगा, लेकिन ये कॉर्नर को नहीं उठाया जाएगा। तो आज से हमें ये देखना है कि ये कम करें। सिर्फ इतना सा कट करने का तरीका बदलने से हम प्लास्टिक वेस्ट कम कर सकते हैं। अभी ये घर से बाहर निकलते वक्त एक कपड़े की थैली अगर हम लोग ना लेके जाए तो हम ऐसे 10 प्लास्टिक के थैलियां लेके आ जाते हैं, और उसका कोई यूज है हार्डली 10 to 12 मिनट्स एवरेज ये इसकी लाइफ है, और उसके बाद वो जाता है कचरे में, जिसका कोई यूज नहीं है। ये चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स, और अभी जो कोविड के हिसाब से जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है वो सारा सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि उसको मेन कचरे से, मेन वेस्ट स्ट्रीम से अगर हमें अलग करना है तो एक तो आप उसको अलग पैक करके पैकेट में रख के किसी संस्था को दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई संस्था नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? एक प्लास्टिक की बोतल, क्लीन बोतल में ये सारा नॉन रिसाइक्लेबल जो प्लास्टिक है, छोटा छोटा छोटा, मतलब एकदम वो मिल्क पैकेट का कॉर्नर से लेके जो भी छोटा सिंगल यूज पॉलिथीन है उसको आप भरते जाइए और ऐसे एक इको ब्रिक बनाइए। इसको बोलते हैं इको ब्रिक, ताकि वो ऐसे पड़ा ना रहे और जानवरों के पेट में न जाए, पानी में जाके मछलियों के पेट में न जाए। ये सिंपल टेक्निक है एक इको ब्रिक बनाने का, जिसमें आप प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर दीजिए और उसको भर दीजिए इसमें कंप्लीटली, ताकि एक इको ब्रिक आप सिंगल यूज बना सकते हैं। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, क्लीन बॉटल लीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अलग करके रखा हुआ है, जो उसको आप उसमें डालते जाइए और हर बार डालने के बाद उसको अच्छे से दबाएंगे तो आपको मिल जाएगी एक इको ब्रिक। आपकी एक इको ब्रिक तैयार हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरी स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ऐसे घर में अगर आपने इको ब्रिक बनाना शुरू किया तो घर से निकलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक इस बॉटल में बंद हो जाएगा। तो ये कैसे होगा और इसका फायदा क्या है? तो ये प्लास्टिक इको ब्रिक बनाने के बाद आप उसका क्या क्या बना सकते हैं? आप उसका बाद में उसको यूज कर सकते हैं, एक मतलब ट्री गार्ड बना सकते हैं, फुटपाथ छोटे छोटे बना सकते हैं, या जो भी है फ्लावर बेड्स बना सकते हैं। उससे फर्नीचर भी बनाया जा रहा है। पूरे भारत देश में भी ये 2020 से कैंपेन शुरू हुआ है इको ब्रिक बनाने का। इको ब्रिक बनाने का मेन मकसद ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को मेन कचरे से अलग करना। उसका ये मेन मकसद नहीं है कि उससे कुछ चीजें बनाइए। आप ऐसी चीजें घर में भी उसके लिए बना सकते हो बाद में, लेकिन ये बनाया हुआ इको ब्रिक अगर आपने फेंक भी दिया तो भी सफाई कर्मचारियों को वो उठाने में आसानी है। और एक इको ब्रिक में, 1 लीटर के इको ब्रिक में इतना प्लास्टिक भरता है, भर सकते हैं आप, कि जिससे 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सके प्लास्टिक से। अभी 100 स्क्वायर फीट एरिया से प्लास्टिक उठाना कितना डिफिकल्ट है, और एक इको ब्रिक उठाने में 1 सेकंड लगता है। तो मेन वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को मेन वेस्ट स्ट्रीम से अलग करने का ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है। आप घर के घर में ही वेस्ट पेपर को अपने बच्चों के हिसाब मदद लेके वेस्ट पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। हैंडमेड पेपर्स घर में बना सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, मतलब जो 60% वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, उसको आप खाद में चेंज कर सकते हैं, कंपोस्ट उसका बना सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, कंपोस्ट को? तो आप क्रेडल टू क्रेडल मॉडल बना सकते हो इसका। मतलब कैसे? आपके घर में जो भी किचन वेस्ट बना हो, तैयार हुआ है, उसका आप कंपोस्ट बनाइए। कंपोस्ट बनाने के बाद उससे ही आप छोटे छोटे प्लांट्स घर में लगा के, एकदम छोटे छोटे से, जिसका रोज, जैसे धनिया है, नींबू है, पुदीना है, टमाटर है, या पालक या मेथी है, उसको ग्रो करने में उस कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। और ये सारी चीजों से जब आप खाना बनाएंगे और जो भी कचरा वेट वेस्ट जमा हो जाएगा, उसको वापस से आप कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। मतलब क्या है कि आप घर के ही घर में क्रेडल टू क्रेडल मॉडल, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। अभी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपके घर में ये सब होता है। गार्डन वेस्ट यानी सूखा कचरा है, मतलब सूखे पत्ते। ये किचन वेस्ट मतलब हमारे खाना बनाने की विधि में जो भी बनता है, जो भी जमा होता है, वो सारा किचन वेस्ट। खट्टा बटर मिल्क, छाछ, वो नहीं है तो काऊ डंग, वो नहीं है तो सिंपल सी मिट्टी या बाजार में मिलता हुआ कंपोस्ट कल्चर। इसको आप यूटिलाइज करके इस तरीके से लेयर्स में लगाएंगे। मतलब एक मिट्टी का गमला लीजिए, उसमें नीचे अपने कोकोनट के यानी नारियल के छिलके डाल दीजिए, और एक के ऊपर एक ग्रीन और ब्राउन लेयर्स लगा के बीच में खट्टा छाछ नहीं है तो मिट्टी या फिर कंपोस्ट कल्चर ऐसे डालते रहेंगे। और हर 4 दिन के बाद उसको ऊपर से नीचे उल्टा कर देंगे। तो इस सिंपल टेक्निक से आप घर के घर में ये खाद बना सकते हैं। ये मेरे घर के गमले का ही उल्टा किया हुआ फोटोग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे, सबसे नीचे कंपोस्ट तैयार हो गया है। ये पूरे घर के किचन वेस्ट से बना हुआ खाद है। और ऊपर की लेयर में आपको दिख रहा है, क्योंकि ये उल्टा किया है तो ऑब्वियसली ऊपर का लेयर बेस लेयर बन गया, जिसमें आप किचन वेस्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से 1 महीने में अपने हिसाब से आप घर के घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मेरे हाथ में है, ये पूरा मिट्टी जैसा बना हुआ कंपोस्ट है जो घर में बना हुआ है, और ये रोज के किचन वेस्ट से बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि घर के घर में आप किचन वेस्ट से ये बनाएंगे तो उसमें से बहुत सारी समस्या जो आती है किचन वेस्ट में, कि अगर आप उसको ठीक तरह से कंपोस्टिंग नहीं करेंगे तो एक तो बैड स्मेल आएगी, एक फाउल स्मेल आती है। तब उसको आपको सिर्फ कचरे को उल्टा करना है और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, पानी की जो मात्रा है, उसको मेंटेन करना है। अभी पानी की मात्रा मेंटेन करने के लिए उसमें आप ब्राउन पेपर भी डाल सकते हो, और पानी कम करने के लिए, ड्राई करने के लिए आप उसको उल्टा कर सकते हैं। बस ये 2 टेक्निक, सिंपल टेक्निक से आप घर के घर में, आपके ही घर में, आपके किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हो। अभी हमने गीला कचरा देखा, अभी सूखे कचरे में प्लास्टिक का मेन हमने देखा कि कैसे उसको अलगीकरण करके किसी संस्था को दे सकते हैं या इको ब्रिक्स बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है। तो उसको भी आप प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट लेने के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे आ रही है, अभी उनको आप दे सकती है। लेकिन आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन क्या है? सबसे पहले अगेन रीथिंक, डू यू नीड एक्स्ट्रा गैजेट? कुछ भी लाने से पहले अब हम लोग, स्पेशली हमारे बच्चों को, हमें ये समझाना चाहिए कि सच में उसकी जरूरत है क्या। फिर जब लेते हैं तो उसमें से टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट, कम टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट वाला लीजिए, जिसमें रिसाइक्लेबल कंटेंट्स ज्यादा है वैसे चुनिए। एनर्जी एफिशिएंट तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन जिसकी अपग्रेडिंग या डिसअसेंबली इजी हो, वैसे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग अगर चुने तो उसका भी मैनेजमेंट, प्रबंधन करना आसान हो जाता है। अभी सोसाइटी लेवल पे, ये तो घर के लेवल पे हमने कर दिया काम, 60% जो है हमने निकाल दिया, 20% रिसाइक्लेबल्स है हमने संस्था को दे दिए, तो 80% जाने वाला कचरा का मैनेजमेंट घर पे ही हो गया। अगर घर पे पॉसिबल नहीं है तो आप सोसाइटी लेवल पे भी कर सकते हैं, कंपोस्टिंग यूनिट्स बना सकते हैं, या अभी कंपोस्टिंग के ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स मशीन्स है, वो आप सोसाइटी में लाके पूरे सोसाइटी का कचरे को, गीले कचरे को आप कन्वर्ट कर सकते हो कंपोस्ट में। और सोसाइटी में अगर आपके जगह है तो वहां पे आप सेपरेट कलेक्शन बिन्स रख सकते हो, जैसे मेटल, ग्लास, पेपर और ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट के लिए, ताकि संस्थाओं को आप कनेक्ट करके, एनजीओस को आप कनेक्ट करके उनसे ये वेस्ट आपका निकल जाएगा। तो आपकी सोसाइटी में से कंप्लीटली सिर्फ रिजेक्टेड वेस्ट निकल जाएगा और आपकी सोसाइटी का जीरो वेस्ट कैंपस बन सकता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं,
सिर्फ 3 तरीके से विलगीकरण करके भी आप अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या सफाई कर्मचारियों को कचरा देते हैं तो जो गीला कचरा है वो बड़े कंपोस्टिंग यूनिट्स में चला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल और जो पेपर है, जो रिसाइक्लेबल्स है, वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में चले जाते हैं। वहां पे उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो रिसाइक्लेबल्स या रिसाइकिल करने के लायक हो, और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ कचरा है वो लैंडफिलिंग के लिए जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से अगर कुछ ना कर पाए, सोसाइटी के हिसाब से भी कुछ ना कर पाए, तो सिर्फ 3 तरीके से विलगीकरण करके हम इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हेल्प कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। जैसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ये सूखा कचरा चला गया तो वहां पे उसके ऊपर प्रक्रिया करके वो रिसाइकलिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो पहुंच जाता है लैंडफिल्स में। अभी जैसे मैंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये अनिवार्य है कि हम अपने घर का कचरा 3 टाइप में सेग्रीगेट करके दे, और जितना पॉसिबल है वो गीले कचरे का प्रक्रिया हम अपने ही घर में या अपने सोसाइटी में करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो खुद करें और इसके बारे में लोगों को अवेयर करें, अपने नेबर्स को, अपनी बाजू की सोसाइटीज को। अपने एरिया में आप कैंपेन्स ले लीजिए, क्लीन अप ड्राइव्स ले लीजिए। जैसे मुंबई में आप बीच क्लीन के लिए बीचेस पे जाके क्लीन अप ड्राइव्स कर सकते हो। वैसे ही आपके एरिया में आप प्लास्टिक एंड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खुद ही इनिशिएटिव लेके शुरू कर सकते हो, जहां से एनजीओज आके वो आपसे ये ले जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पे हमने पुणे में शुरू किए हैं और बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है। मैं इसमें ही इन्वॉल्व हूँ। मैंने खुद एक सेटअप किया और अभी पूरे 2 महीने लॉकडाउन के बीच में भी लोगों ने कचरा अलग करके रखा, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट अलग करके रखा, और बाद में वो अभी वापस से हमने शुरू किया। रूरल वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हम लोग देखा जाए तो रूरल एरियाज में इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सारा वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम जैसे हम लोग दिल्ली में देखे थे कि पराली की वजह से जो भी एयर पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि उनके पास बायोगैस का ऑप्शन है, जैसे वेस्ट टू एनर्जी ऑप्शंस काफी सारे हैं, या फिर वो जो हार्वेस्ट है, मतलब जो बचा हुआ कचरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट, उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद का, उसको वो बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड सॉइल अमेंडमेंट। उसको जमीन में मिक्स करने के, एग्रीकल्चरल लैंड में मिक्स करने के बाद ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट काफी बढ़ता है उसका, और इस वजह से रूरल एरियाज में जीरो वेस्ट मैनेजमेंट काफी आसान है इस तरीके से। तो ये है एक वेंगुर्ला मॉडल जो उन्होंने बनाया है स्मॉल टाउन का, जिसमें उन्होंने 95% सोर्स सेग्रीगेशन किया, और उसके बाद बाकी का जो सारा कचरा है उसको बायोगैस, वेट वेस्ट को बायोगैस में बदल डाला। ये वेंगुर्ला का जो मॉडल है वो पूरे भारत देश में फेमस हो गया है इसी वजह से, क्योंकि उनके लैंडफिल में अभी कुछ नहीं जाता। ये जो है वो सारा ड्राई वेस्ट को 19 कैटेगरीज में उन्होंने सेग्रीगेट किया, और बायोचार, RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल भी बनाया, और वो सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से रूरल एंड अर्बन लेवल पे हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ही संतोषजनक लगी होगी आपकी चर्चा, क्योंकि आपने जितने भी इससे जुड़े हुए सवाल थे उनका बड़ी ही आसानी से और बहुत ही सहजता से आपने जवाब दिए। यहाँ तक कि जो प्रश्न आपके लिए आए थे उसमें से लगभग सभी को आपने कंट्रोल कर लिया है। और एक मैं अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि ये जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होती है, इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मतलब क्या है कि आप जो भी चीजें मतलब इसके लिए एक्चुअली आप हर बार यही रीथिंक का जो मैंने R बोला है वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी चीज आप खरीदते हो उसके बारे में जब आप खरीदते वक्त ही आपको ये सोचना है कि इसका वेस्ट बनने के बाद क्या हो सकता है। तभी आप उस हिसाब से खरीदना शुरू करेंगे तो वो चेन भी शुरू हो जाएगी। जैसे आप अभी एक जिज्ञासा जी को भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि
दूध के पैकेट्स वहीं पर वापस ले सकते हैं क्या? तो वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उस तरीके से हम भी फीडबैक देने लगे, लोगों को हम बताने लगे इसके बारे में। तो जीरो वेस्ट मतलब यही है कि कोई भी चीज कचरा में जाने से पहले ये सोचना है कि ये रिसोर्स है, ये कचरा नहीं है, तभी जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल आराम से बन सकती है। तो कोई भी चीज फेंकने से पहले ये देखिए कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, और आंसर आपको खुद को खुद ही मिलेंगे, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ही आप हर एक चीज को एक रिसोर्स की तरह देखना शुरू करेंगे तो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल इजीली बन सकती है। और एक सवाल और मन में उठता है, आप इसे चाहे तो मेरी ओर से सवाल समझ लें। अच्छा, कि ठीक है। क्या वेस्ट मैनेजमेंट को एक सोशल एंटरप्राइज के तौर पर कोई सोशल एंटरप्रेन्योर भी उठा सकता है? यानी कि जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तब हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें कुछ लाभ हो और हम अपनी आजीविका भी चला सकें। लेकिन अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट में कोई करियर अपने लिए बनाना चाहें एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर, क्या उसकी संभावना है? हाँ, जरूर है। जैसे गीले, अभी हमने जैसे देखा कि गीला कचरा भी एक रिसोर्स है और सूखा कचरे में भी कितने सारे रिसोर्सेस है। तो इस तरीके से हम खुद ही शुरू करें तो आसानी से ये आपका जो, जैसे आपने कहा कि सोशल एंटरप्रेन्योर आराम से बन सकते। तो ये अभी आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक यहाँ पे पुणे में ही एक सेरेब्रल पाल्सी स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल चलाते हैं। तो उनके कैंपस में, प्रीमाइसेस में सूखे पत्तों का कचरा बहुत होता था क्योंकि पेड़ बहुत है। तो एक ट्रॉली भर के वो कचरा जमा होता था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका करे क्या। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा हम लोग इसका अच्छे से कंपोस्ट बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला सिर्फ सूखे कचरे का मतलब ड्राई वेस्ट, ड्राई लीव्स है, उसका बन जाएगा। मैंने कहा अच्छे से क्यों नहीं बनेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 2 महीने में हमने 100 kg वेस्ट, मतलब 100 kg कंपोस्ट बनाया, और वो भी एक मार्केट क्वालिटी की तरह कंपोस्ट बन गया जो 60 रुपीज kg के हिसाब से बिक रहा है अभी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक किसी अच्छे स्कूल के लिए एक अच्छा सा, मतलब ये एक उदाहरण है कि इस तरीके से कोई भी अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। और एक अंतिम सवाल है कि किसी सोसाइटी के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए वेट गार्बेज की मशीन कैसे मिल सकती है, कहाँ उपलब्ध होगी, क्या आसानी से मिल सकती है, कोई परमिशन चाहिए वगैरह वगैरह? अच्छा, परमिशन तो सिर्फ आपकी सोसाइटी की मैनेजमेंट के यहाँ से ही चाहिए। बाकी तो ऐसे मशीन्स काफी सारी उपलब्ध है और छोटे से लेके बड़े स्केल तक उपलब्ध है। और जिनके लिए जो कंपनीज उनको बना रही है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स को, वो आके मेंटेन भी करती है, उनको वो पूरा गाइडेंस भी देती है। जैसे कंपोस्ट पिट के लिए जगह नहीं होती है तो ये कंपोस्टिंग मशीन्स काफी अभी मतलब काफी सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कंपोस्ट बनाने के लिए। और वहीं से अभी जैसे रूल्स के हिसाब से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे यहाँ पर कि गीला कचरा बाहर सोसाइटी के प्रीमाइसेस से बाहर आना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारी कंपोस्टिंग यूनिट्स जो अच्छे से चल रही है वो इसी हिसाब से ही चल रही है कि उन्होंने काफी सारी ऐसे मशीन्स लेके ही वो कन्वर्ट कर रहे हैं कंपोस्ट में। ओके। तो वो बहुत सारे अपने लेवल्स पे, मतलब छोटे सोसाइटीज के लिए छोटे मॉडल्स अवेलेबल है, बड़े हैं और बहुत आसानी से मिल सकते हैं। उसके रिसोर्सेज चाहिए तो भी मैं दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच अनुष्का जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और मैं समझता हूँ कि सभी सवाल करने वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी तसल्ली मिली होगी कि जिस काम को वो कठिन समझ रहे थे वो आपने इतनी सरलता से बताया कि वो सबको लग रहा होगा कि हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट करना हमारे लिए भी आसान है। और मुझे लगता है आप इतनी सफलतापूर्वक ये काम कर रही हैं, आपको आगे भी इतनी ही सफलता मिलती रहे, हम सब ये कामना करते हैं। और एक हमारे पार्टिसिपेंट शंकर जी ने कहा है, जीरो इन एग्जाम्स नॉट गुड बट जीरो वेस्ट इज वेरी गुड। सो 100 मार्क्स उन्होंने कहा है और मुझे लगता है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सभी प्रतिभागियों को मैं एक बार फिर आभार करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने इस दूसरे वेबिनार में
पूरे अच्छे तरह से पार्टिसिपेट किया और सवाल भी पूछे। आज जिज्ञासा जी और अनुष्का जी ने बेसिकली कचरे कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, उनका प्रबंधन हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसे एक एंटरप्राइज के तौर पे भी कैसे चला सकते हैं, इस बारे में बात बताई गई। और तमाम सारे शहरों में इस तरह के काम करने में वहाँ के नगर निगम भी सहयोग करते हैं। उनके कुछ छोटे छोटे नियम है, अगर उनका पालन किया जाए तो इसे एक एंटरप्राइज के तौर पे भी चलाया जा सकता है। और कचरे को अगर हम जहाँ वो उत्पन्न होता है उसके ओरिजिन पर ही अलग अलग कंपोनेंट में बांट दें, जैसे प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल कचरा एक तरफ, किचन का कचरा एक तरफ और हैजर्डस वेस्ट एक तरफ, तो उसके मैनेजमेंट में तो सहूलियत होगी ही, बल्कि उसका बेहतर उपयोग करके हम प्लास्टिक के वेस्ट को इको ब्रिक या प्लास्टिक के तमाम सारे और कंपोनेंट में बदल सकते हैं। किचन के वेस्ट को हम एक निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करके खाद बना सकते हैं, और हैजर्डस वेस्ट को हम जो लैंडफिल में जाने लायक है वो लैंडफिल में जाए, और जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने वाले संगठनों के पास भेज सकते हैं। तो इस तरह से चूंकि हम सबके घरों में और हम अपने घरों के बाहर देखते होंगे तो हम सबको अपने शहरों में भी कचरा एक बहुत बड़ी समस्या की तरह से दिखता है। तो मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को अगर अपने घर को साफ रखना है तो वो ऐसे रखें कि उसकी वजह से हमारे शहर गंदे ना हो, और उस शहर की वजह से हमारा पर्यावरण गंदा ना हो, और आगे चल के हम अपने भविष्य के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने आने वाले परिवार के लोगों को भी एक स्वच्छ और साफ सुथरा एनवायरनमेंट और शहर दे सके। तो कचरा प्रबंधन के इस वेबिनार में आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले शनिवार को भी हम एक नए विषय पर इस वेबिनार को जारी रखेंगे। और कीर्ति जी, मैं अब आपसे कहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप समाप्ति की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतन जी आपका। और मैं अपने जो विशेषज्ञ हैं श्री अनुष्का जी और जिज्ञासा जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कचरा प्रबंधन से आज हमने ये सीखा कि हम लोग किस तरह से लैंडफिल्स पे जो बढ़ रहा है जो बोझ, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। इसके साथ एक मानवीय तौर पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हम अगर इसे प्रकृति के संदर्भ में अगर देखें, तो हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसपे जो एमआरपी होती है, एमआरपी पे जो उसका बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं और जो दुकानदार हैं, वहां से वहां तक के सफर में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का एक हिस्सा होता है। लेकिन जिस प्रकृति से उसका रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, उसको हम बदले में क्या देते हैं? उसके बदले में हम उसके रैपर्स उसको लौटा देते हैं और लैंडफिल्स के तौर पे वो हम देख सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमें धरती के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। तो आज के इस वेबिनार से हमने ये समझने की कोशिश की है कि हमारे स्वयं की जिम्मेदारी क्या है, और हमें स्वयं इस चीज को आगे बढ़कर शुरुआत करनी है। मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे विशेषज्ञों ने इस बारे में जो बातें बताई, जो टिप्स हम लोगों को दी है, उनका हम पालन करेंगे और अपनी धरती के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम इसे कचरा प्रबंधन करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे आसपास के माहौल के लिए भी, उसकी स्वच्छता के लिए भी, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। जो लोग हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो इस वेबिनार के अंत में फीडबैक फॉर्म भरकर हमें भेज सकते हैं, और हमें info.ogi@gmail.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को के पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोगों की काफी मेहनत है, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस वेबिनार में सभी वॉलंटियर्स जो हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ उन लोगों का। साथ ही अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलम जी, आशीष जी,
आलोक जी, गरिमा जी, अनूप जी, आप सब लोगों को भी मेरा बहुत बहुत आभार। इस वेबिनार के संचालक श्री रतन मनीलाल जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस वेबिनार में शामिल सभी जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस सत्र में जो हमारे विशेषज्ञ थे, जिज्ञासा जी, आपके लिए ये धन्यवाद पत्र है। और हमारी जो दूसरी विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, श्री अनुष्का कजबजे जी, उनके लिए भी धन्यवाद पत्र है। और साथ ही हमारे साथ जो हमारे पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया है, उनका श्री रतन मनीलाल जी, आपको भी धन्यवाद पत्र ये आप लोगों के लिए है। तो इसके साथ ही जो हमारा अगले हफ्ते जो शनिवार 24 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे इस वेबिनार श्रृंखला की जो तीसरा विषय है वो है कृषि स्वावलंबन। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते भी हम लोग इस स्वावलंबन के ताने बाने के एक अगले चरण पर पहुंचकर कुछ और नई बातों को आपके सामने रख पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।